13 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, उनके डिटेल सॉल्यूशंस को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो, जहाँ पर 5 इम्पॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग को हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, an inference which is based on middle term being only positively related to major term is called केवल अन्वयी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट अनुमान, तभी ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अनुमाना को अगर 3 टाइप्स में सेग्रीगेट किया जाए ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट है केवल अन्वयी, सेकंड केवल व्यतिरिकी, थर्ड अन्वय व्यतिरिकी। अगर ये फर्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन देखें, केवल अन्वयी, इस नाम को अगर हम 2 में से डिवाइड करें, केवल का मतलब होता है कंप्लीट, अन्वय का मतलब होता है पॉजिटिव। यहाँ पर जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये 100% करेक्ट है, एक्यूरेट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, एन इन्फेरेंस विच इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म being only positively related to major term is called केवल अन्वयी, एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इन केवल अन्वयी अनुमान the knowledge of व्यक्ति between the middle and major terms is arrived at through the method of argument in absence। अब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर जो लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट इन एब्सेंस, इसके जगह पर होना चाहिए था अग्रीमेंट इन प्रेजेंस, तो ये करेक्ट होता। सिंस ये स्टेटमेंट गलत चीज़ हमें बता रही है, तो ये स्टेटमेंट इनएक्यूरेट है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है। In light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Statement 1, both statement 1 and 2 are true, गलत है। Both statement 1 and statement 2 are false, गलत है। 3, option number 3, statement 1 is true but statement 2 is false, ये सही है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, statement 1 is true but statement 2 is false। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर इन केस आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन रीजन है। गिवन बिलो आर असर्शन एंड रीजन। Question 2, assertion, a valid deductive argument with all true premises will lead to a true conclusion। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हो डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव को अगर आप सेग्रीगेट करो तो आता है वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब वैलिड को भी आप 2 तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो, साउंड अनसाउंड। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आने वाले समय में डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर मैं लेकर आऊँगी, पर अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि एक वैलिड जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, अगर उसका जो प्रेमाइसिस ट्रू है तो जो उसका जो कंक्लूजन है, गारंटेड कंक्लूजन है, वो भी ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट लूँ कि दिस डॉग इज़ ईदर शेशवार और अ बुलडॉग, फिर सेकेंड प्रेमाइस है इट इज़ नॉट अ शेशवार, मैं आराम से इसे कंक्लूड कर सकती हूँ दैट इट इज़ अ बुलडॉग। ये जो स्टेटमेंट्स है इन्हें हम कहेंगे वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अगर ये मैं कह रही हूँ, प्रीमाइस दे रही हूँ कि ये शेशवार है या तो बुलडॉग है, और सेकेंड प्रीमाइस में दे रही हूँ कि ये शेशवार नहीं है, आराम से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये बुलडॉग है।
सो ये जो है कि ट्रू प्रीमाइसेस विल लीड टू ट्रू कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है. Reason. In a valid deductive argument, the conclusion follows from the premises with absolute necessity. अब ये statement भी correct है, ठीक है. So, in light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. So, यहाँ पर correct answer है both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. So, यहाँ पर जो correct answer है वो है option number 1, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. स्टूडेंट्स को ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन. Which of the following formal fallacies is committed in the given argument? All snakes are reptiles. Some snakes are poisonous creatures. Therefore, all poisonous creatures are reptiles. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इलिसिट प्रोसेस क्या होता है. इलिसिट प्रोसेस डिवाइडेड है दो पार्ट में. फर्स्ट है इलिसिट मेजर, सेकंड है इलिसिट माइनर. आइए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाने वाली हूँ. थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा ध्यान रख के ये क्वेश्चन को देखिए. यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वो एक टैबुलर फॉर्म तैयार करें जहाँ पर स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट टाइप हो, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है कि ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स. अब ये जो टाइप है वो है ए टाइप, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है ऑल स्नेक्स, प्रेडिकेट यहाँ पर है आर रेप्टाइल्स. अगर आप देखोगे ए टाइप में जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट जो होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है. फिर आता है प्रीमाइस 2, सम स्नेक्स आर पॉइजनस क्रीचर. अब ये स्टेटमेंट टाइप है आई टाइप, ठीक है. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है सम स्नेक्स, प्रेडिकेट है आर पॉइजनस क्रीचर्स. फिर सब्जेक्ट यहाँ पर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट भी आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट में होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अब देखते हैं हम कंक्लूशन. कंक्लूशन कहता है ऑल पॉइजनस क्रीचर्स आर रेप्टाइल्स. सो यहाँ पर ऑल पॉइजनस क्रीचर जो है, कंक्लूशन जो है यहाँ पर ऑल पॉइजनस क्रीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और आर रेप्टाइल्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. पॉइजनस क्रीचर सब्जेक्ट है, आर रेप्टाइल्स प्रेडिकेट है. सो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो पॉइजनस क्रीचर है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइस 2 में ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. सो यहाँ पर जो भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जिसमें माइनर टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंक्लूशन में, पर वो प्रीमाइस 2 में मतलब माइनर प्रीमाइस में वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इन दैट केस हम कहेंगे उसको इलिसिट माइनर. आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है. इलिसिट माइनर का रूल क्या है कि जो भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है जहाँ पर माइनर टर्म जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पर वो प्रीमाइस 2 में, जिसे माइनर प्रीमाइस भी कहा जाता है, उसमें अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो हो जाता है इलिसिट माइनर, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को.
यहाँ पर आंसर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल फैलेसीज इज़ कमिटेड इन द गिवन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म नहीं है, बी फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म करेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेत आभासा से पूछा गया है। एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है असर्शन में, साउंड इज नॉन एटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड। ठीक है, रीजन the middle term does not prove eternality of sound but its non-eternality। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लो कि ये विरुद्धा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म होता है। अगर आप ये असर्शन को देखो, साउंड इज नॉन एटर्नल, ये है मेजर टर्म। अब जो भी बिकॉज के बाद है वो है मिडिल टर्म, ठीक है। साउंड इज नॉन एटर्नल मेजर टर्म है, बिकॉज के बाद जो भी है वो है मिडिल टर्म। जो रीजन कहता है कि साउंड इज नॉन एटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड बिकॉज द मिडिल टर्म does not prove eternality of sound but its non-eternality। ये करेक्ट है, ठीक है। assertion है वो भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और अगर ये दोनों को ज्वाइन करें बिकॉज के साथ तो एक परफेक्ट सेंस बनता है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Number 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 2, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option number 3, assertion is true but reason is false. Option number 4, assertion is false but reason is true. यहाँ पर correct answer है option number 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन 5th जो पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। मैच द कॉलम दिया गया है, इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन दिया गया है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दिए गए हैं रिजल्टेंट। आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिर्फ दिखने में ट्रिकी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के रूल है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ए इज़ ट्रू तब ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे, आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे और ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे। और ये कब होगा, जब ए इज़ ट्रू, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्वेश्चन में पूछी गई है जब ई इज़ ट्रू। इन दैट केस जो ए टाइप ऑफ है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स वो फॉल्स बनेंगे। फिर आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो भी फॉल्स होंगे और जो ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है वो ट्रू होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड सिचुएशन पूछी गई है हमें वो है आई इज़ ट्रू। जब अगर आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे उस टाइम पे ई यूनिवर्सली नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे, ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स अनडिटर्मिन्ड होंगे और आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स अनडिटर्मिन्ड होंगे। अब फोर्थ सिचुएशन दिया हुआ है जहाँ पर ओ इज़ ट्रू, तो इन दैट केस जो यूनिवर्सली अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स वो फॉल्स रहेंगे, ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स अनडिटर्मिन्ड रहेंगे और जो आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है वो अनडिटर्मिन्ड रहेंगे। जो भी आप येलो कलर में देख रहे हो वो हाईलाइटेड पार्ट है वो एक्चुअल में आंसर है, और जो आप एकदम ऑरेंजिश टाइप में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है। आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं लगता कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलरेडी आई थिंक 24 दिसंबर 2021 में वेरी सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, उसी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को फॉलो करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस कोई भी एंगल से नहीं है। सो ये है इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं मैच द कॉलम। लिस्ट 1 में जैसे कि मैंने बोला स्क्वायर ऑफ अपोजिशन दिए गए हैं, लिस्ट 2 में दिए गए हैं रिजल्टेंट। सो जो पहले हम लोग ने जो सॉल्व किया उसके बेसिस पे जो ए है, ए बीइंग गिवन एज ट्रू, इसका करेक्ट आंसर आएगा आई इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आएगा। बी, ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बीइंग गिवन एज ट्रू, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आई इज फॉल्स, ठीक है। फिर आई बीइंग गिवन एज ट्रू, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ओ इज अनडिटरमिन्ड। फिर डी जो है उसका करेक्ट आंसर है ओ बीइंग गिवन एज ट्रू, तब करेक्ट आंसर इसका है आई इज अनडिटरमाइंड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए इज 3, बी 4, सी 1, डी 2। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बिगनर है तो थोड़े से ट्रिकी लगे होंगे आपको ये क्वेश्चन, बट डोंट वरी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।